Friends, let's study the chapter of capital gain for CA Inter in some unique way. सीए इंटर के इनकम टैक्स के पेपर में कैपिटल गेन का जो चैप्टर है, इट्स कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर। उसका सिंपल सा रीजन क्या है, कैपिटल गेन में देयर मैनी वेरी माइन्यूट पॉइंट्स और उसके अंदर एसेट स्पेसिफिक प्रोविजंस अलग अलग है फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। लैंड बिल्डिंग के लिए अलग माइन्यूट प्रोविजन है, लिस्टेड शेयर्स के लिए अलग है, डिवेंचर्स के लिए अलग है, अनलिस्टेड शेयर्स के लिए अलग है, और शेयर्स और डिवेंचर्स अगर परचेज करें फॉरेन करेंसी में उसके लिए अलग है। तो होता क्या, बच्चे ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते, रिटेन नहीं कर पाते। तो अगर हमें कैपिटल गेन के चैप्टर के ऊपर मास्टरी चाहिए तो व्हाट शुड डू वी शुड स्टडी द कैपिटल गेन फॉर एसेट स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव। हम लोग पहले बेसिक कैपिटल गेन के प्रोविजन समझ ले और उसके बाद हम समझे कि कैपिटल गेन एसेट स्पेसिफिक क्या क्या बोलता है, और उस वे में अगर हम कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ेंगे तो आई डेफिनेटली होप कि आपको कैपिटल गेन इजिली समझ में आएगा। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैपिटल गेन ऑन लैंड और बिल्डिंग और बोथ नॉट बीइंग अ डेप्रिशिएबल एसेट, बिकॉज अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट है उस पे कैपिटल गेन का ऑल टुगेदर अलग प्रोविजन है। हम जब भी कैपिटल गेन निकालेंगे हमें हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे फ्रेंड, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उसके बाद हमको निकालना है उसका व्हाट इज द कंप्यूटेशन प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। कंप्यूटेशन प्रोविजन की अगर बात करें तो सिंपल सी बात मैं करूं फ्रेंड्स, क्या आता है, सेल्स माइनस कॉस्ट। तो क्या सेल्स के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन अलग से है एसेट स्पेसिफिक, क्या कॉस्ट के लिए अलग है। तीसरा बात हम करते हैं टैक्स रेट्स, क्या टैक्स रेट्स को स्पेसिफिक है एसेट स्पेसिफिक, नहीं। इन सारे चीजों को हम स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे कि हाउ टू कंप्यूट द कैपिटल गेन ऑन लैंड और बिल्डिंग नॉट बीइंग अ डेप्रिशिएबल एसेट। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं होल्डिंग पीरियड की। होल्डिंग पीरियड कितना है, 24 महीने। इसका मतलब लैंड बिल्डिंग, मैं लैंड बिल्डिंग को बार बार की जगह इमोल प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, बट अगर हमने इमोल प्रॉपर्टी 24 महीने के अंदर बेच दी है देन इट्स अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 24 महीने के बाद बेची है तो इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कैपिटल गेन जो हम पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं फॉर असेसमेंट ईयर 26-27, प्रीवियस ईयर 25-26। इसका मतलब जो बच्चे जनवरी 27 तक सी इंटर का पेपर देंगे उनके लिए ये वीडियो रेलेवेंट है, यूजफुल है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं होल्डिंग पीरियड, हमें आइडेंटिफाई क्या करना है फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो अगर 24 महीने के अंदर हमने इमोल प्रॉपर्टी को बेच दिया देन इट विल बी अ शॉर्ट टर्म, अदरवाइज इट विल बी अ लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप जो आता है कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन जब भी आप निकालेंगे आपको इन तीन चीजों पे ध्यान रखना है। एक तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, देन व्हाट्स द कंप्यूटेशन मैकेनिज्म, और उस कंप्यूटेशन मैकेनिज्म सेल्स कॉस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है, और टैक्स। हम इसी ऑर्डर में करेंगे। अब कंप्यूटेशन मैकेनिज्म पे आते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन सेम है। मैंने यहाँ पे एब्रीविएशन यूज करे, एससी मतलब सेल कंसिडरेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। एक्सपेंस का मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर इनकर होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर। सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं, आपने लैंड बिल्डिंग बेची, आपने ब्रोकर को कमीशन दी एंड दैट विल बी एक्सपेंडिचर इनकर फॉर इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर। सीओए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हमारी मूल प्रॉपर्टी की कॉस्ट है, और सीओआई हो गया कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर डन आफ्टर 1/4/2001। ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसको हमने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को 1/4/2001 के पहले क्यों नहीं लिया, बाद में क्यों लिया, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में कैप्चर करूंगा। इस वीडियो में मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं आपको लैंड बिल्डिंग के कैपिटल गेन के कंपटीशन समझा सकूं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में दोनों सेम चीजें आ रही है। अब यहाँ पे जो मेन चीज आ रही है वो क्या आ रही है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल कंसिडरेशन दोनों के केस में लैंड बिल्डिंग में लॉ में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन है, और उसी की वजह से लैंड बिल्डिंग का कंप्यूटेशन मैकेनिज्म गेट्स डिफर फ्रॉम द अदर एसेट्स। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल कंसिडरेशन के लिए लॉ लैंड बिल्डिंग के बारे में क्या बोलते हैं। आइए, अब मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड करा है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के कॉन्सेप्ट को। अगर हमने एसेट एक्वायर करी है 1/4/2001 से पहले, और हमने एसेट एक्वायर करी है 1/4/2001 के बाद, और तीसरा स्पेशल केस। तो हम तीन पार्ट में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के स्पेशल प्रोविजन पढ़ेंगे विद रेफरेंस टू लैंड बिल्डिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे
acquired by the current owner before 1/4/2001। करंट ओनर का मतलब यहाँ पे मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जिसने इमोल प्रॉपर्टी परचेज करी थी वही इमोल प्रॉपर्टी बेच रहा है। इसको मैं डिस्टिंग्विश किससे कर रहा हूँ? प्रीवियस ओनर से। यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं? acquired by the previous owner before 1/4/2001 and current owner got after 1/4/2001 through special modes। पहले मैं आपको ये वाली चीज समझाता हूँ ताकि ये आपको समझने में थोड़ा सा अलग लगेगा क्या चीज है। देखिए यहाँ पे मैं स्पेशल मोड बताता हूँ आपको। एसेट एक्वायर्ड बाय द मेंबर ऑफ एचयूएफ ऑन पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, एसेट एक्वायर्ड अंडर अ गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव और विल। ये दो केस समझाता हूँ मैं आपको। इन दोनों केसेस में लॉ ने क्या बोला हुआ है, पहले सिंपल गिफ्ट वाला समझाता हूँ, पार्टीशन आपको टेक्निकल लगेगा। ए है, ए फादर है, फादर ने बी को एसेट गिफ्ट कर दी, बी उसका सन है। Up from the law perspective, the gifting transaction from A to B is coming under the definition of transfer, but in simple transfer, but special section है section 47, उसमें उन्होंने ये बोल दिया कि अगर आप गिफ्ट कर रहे हो then the gifting is not deemed to be considered to be transfer। और अगर ट्रांसफर नहीं होगा तो what will happen? There will not arise any capital gain। तो अगर आप गिफ्ट कर रहे हो तो what happen? There is a no transfer। बट लॉ ने यहाँ पे क्या करा है, जहां पे लॉ ने ट्रांसफर को एग्जेम्प्ट कर दिया है उस केस में जो ट्रांसफरी है, और अगर ट्रांसफरी उसको एसेट को आगे बेचता है तो ट्रांसफरी को उन्होंने ट्रांसफरर की पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है। इसका मतलब जो एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल इसने एसेट एक्वायर करी थी 1/7/2020 को फॉर 10 लाख रुपीज। ये इसने 2023 में से 31 मार्च 23 को बी को गिफ्ट कर दी। नाउ व्हाट विल हैपन? बी के हाथ में जो होल्डिंग पीरियड काउंट होगा वो 1/7/2020 से होगा और बी के हाथ में कॉस्ट कितनी लगेगी? 10 लाख। इसका कहने का मतलब है कि जब ए ने बी को ट्रांसफर करा और उसको लॉ ने ट्रांसफर नहीं माना बिकॉज इट्स अ गिफ्ट, इन दैट केस बी के हाथ में कैपिटल गेन हम ऐसे कंप्यूट करेंगे कि बी के हाथ में कॉस्ट और बी के हाथ में होल्डिंग पीरियड जो ए के हाथ में था वही माना जाएगा। तो ए बी सी डी इन चारों केसेस को हम स्पेशल मोड बोल रहे हैं बिकॉज इन चारों केसेस में लॉ ने क्या करा है कि जो भी एसेट एक्वायर कर रहा है, जो भी एसेट इस मोड के थ्रू एक्वायर कर रहा है, तो जो ट्रांसफरर है उसके हाथ में कोई कैपिटल गेन इम्प्लीकेशन नहीं आ रही है। अब हम मोड पढ़ते क्या क्या आ रहा है? एसेट एक्वायर्ड बाय द मेंबर ऑफ एचयूएफ ऑन पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। अगर एचयूएफ के पार्टीशन पे मेंबर को एसेट मिलती है देन देयर इज अ नो ट्रांसफर बाय द एचयूएफ। एसेट एक्वायर अंडर गिफ्ट ये मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली एसेट एक्वायर अंडर द विल, तो जो डोनर है वो विल के थ्रू अगर कोई एसेट डोनी को दे रहा है, इन दैट सिनेरियो आल्सो द डोनर के हाथ में कोई कैपिटल गेन इम्प्लीकेशन नहीं आएगी। एसेट एक्वायर्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का लिक्विडेशन पे अगर शेयर होल्डर्स को एसेट मिल रही है, अगेन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर बाय द कंपनी। एसेट एक्वायर अंडर एमलगमेशन डीमर्जर ये मैं भी नहीं टेकअप करता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको फ्रेंड्स कि ये प्रीवियस ओनर है। मीन्स हमारे एग्जाम्पल के केस में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि फादर ने एसेट एक्वायर करी थी से 1/4/99 को और उसने सन को जो गिफ्ट करी वो करी से 1/4/2020 को। तो इस केस में अब सन अगर आगे एसेट बेचेगा तो सन के हाथ में कैपिटल गेन अराइज होगा। इन दैट सिनेरियो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द हैंड्स ऑफ द सन, हम वो समझना चाह रहे हैं। तो करंट ओनर का मतलब जिसने एसेट परचेज करी वो बेच रहा है। प्रीवियस ओनर और करंट ओनर का मतलब प्रीवियस ओनर डिफरेंट हो गया, करंट ओनर जो एसेट बेच रहा है और करंट ओनर ने स्पेशल मोड जो हमने डिस्कस करे है उसके थ्रू एसेट एक्वायर करी है। अब पहले आपको ये वाला केस बताता हूँ। इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द हैंड्स ऑफ करंट ओनर क्या होगी? एक्चुअल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर और वैल्यू एज एट 1/4/2001। अब वैल्यू को मैंने यहाँ पे वर्ड को डिफाइन करा है फ्रेंड। वैल्यू क्या आ रही है? वैल्यू एज एट 1/4/2001 इज द लोअर ऑफ द फॉलोइंग। फेयर मार्केट वैल्यू एज एट 1/4/2001 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज एट 1/4/2001। मीन्स हम अगर एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल, इसको मैं रब करता हूँ थोड़ी जगह हो जाएगी मेरे को। मान लेते हैं फादर ने एसेट एक्वायर करी ऑन 1/4/99 फॉर रुपीज 10 लाख रुपीज।
उसने बेटे को गिफ्ट कर दी वो एसेट 1/4/2010 को। बेटे ने वो एसेट सोल्ड करी से 1/4/2025 को। अब जब बेटा ये एसेट बेच रहा है तो बेटे के हाथ में कॉस्ट क्या गिनी जाएगी? तो फादर ने वो एसेट कितने की एक्वायर की थी? 10 लाख रुपीस की। हम यहाँ पे एक चीज लेंगे, अब एक सिंपल ले रहा हूँ, 1/4/2001 की हमने ली एफएमवी। एफएमवी में फेयर मार्केट वैल्यू ये आई मेरे पास 15 लाख रुपए। और उस दिन जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का मतलब जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करी जाती है, वो आ रही थी 17 लाख रुपीस। इस केस में इन दोनों का लोअर कितना हो गया फ्रेंड्स? 15 लाख रुपीस। तो अब हम जो बेटे के हाथ में कॉस्ट लेंगे वो क्या लेंगे? इन दोनों नंबर का हायर अमाउंट लेंगे। तो बेटे के हाथ में जो कॉस्ट लगेगी जब वो एसेट बेच रहा है वो कितनी लगेगी? 15 लाख रुपए। तो हायर ऑफ द फॉलोइंग क्या हो गया? एक्चुअल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर और वैल्यू एज एट 1401। होप आपको चीज समझ में आई होगी। और इन केस अगर एसेट जो सेलर है उसी ने एसेट एक्वायर की थी बिफोर 1/4/2001, यहाँ पे सिंपल प्रोविजन है, एक्चुअल कॉस्ट टू द करंट ओनर और द वैल्यू एज एट 1/4/2001, और वैल्यू हमने यहाँ पे डिफाइन करी है। तो ये एक मेरा स्पेशल मोड आ रहा है एसेट क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का, वेयर एसेट इज एक्वायर बिफोर 1/4/2001। अब हम केस लेते हैं, इफ एसेट इज एक्वायर्ड आफ्टर 1/4/2001 बाय द करंट ओनर, if asset is purchased by the current owner after 1/4/2001, then whatever is the amount paid for the purchase of asset, it will be the cost of acquisition. If asset is purchased by the previous owner and acquired by the current owner through special mode, then the purchase price in the hands of the previous owner will be the cost in the hands of the current owner. तो ये एक स्पेशल मोड था कॉस्ट के बारे में। अगर इमोल प्रॉपर्टी की हमें कॉस्ट निकालनी है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स, एक स्पेशल केस आता है, एसेट इज एक्वायर्ड बाय द करंट ओनर बाय वे ऑफ गिफ्ट एंड एफएमवी of land building or both is made taxable in the hands of current owner under IUS। हमारे लॉ में प्रोविजन है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ए बी, ए ने विल के थ्रू कुछ भी एसेट, विल नहीं लेता क्योंकि विल वहां पे एग्जाम्प्ट है, दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। ए ने अपना, बी जो है वो ए का फ्रेंड है, ए ने इसको एक लैंड गिफ्ट कर दी। जिस दिन गिफ्ट करी उस दिन लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू से ए ने 10 लाख की परचेज करी थी 1/4/2010 को, और उसने उसको गिफ्ट करी 1/4/24 को। बी फ्रेंड है, रिलेटिव नहीं है। और इस दिन एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू जो आ रही थी वो 40 लाख रुपीस। उस सिनेरियो में व्हाट विल हैपन, बी के हाथ में 40 लाख रुपीस विल बी ट्रीटेड एज इनकम अंडर द हेड IOS। और उस केस में जब इसके हाथ में 40 लाख रुपए की इनकम डीम कर ली गई है, इन दैट सिनेरियो बी के हाथ में जो एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी वो ही 40 लाख रुपीस मानी जाएगी। तो हमने वही बोला है, इफ एसेट इज एक्वायर्ड बाय द करंट ओनर बी बाय वे ऑफ गिफ्ट एंड एफएमवी ऑफ लैंड बिल्डिंग और मोद इज मेड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द बी। यहाँ पे 40 लाख रुपए बी के हाथ में IUS में हम टैक्सेबल कर रहे हैं। उस सिनेरियो में अगर बी उस लैंड को आगे फर्दर बेचेगा, इन दैट सिनेरियो बी के हाथ में कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 40 लाख रुपए। यही मैंने आपको स्पेशल केस बताया है दोस्त। तो अगर हम बात करते हैं कि हमने सीखा लैंड बिल्डिंग में, हमने सीखा होल्डिंग पीरियड, हमने सीखा कंप्यूटेशन मैकेनिज्म, कंप्यूटेशन मैकेनिज्म में हमने सीखा उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे। अब हम आते हैं फ्रेंड्स किसके केस पे, अब हम आते हैं सेल कंसिडरेशन के बारे में। क्या लैंड बिल्डिंग के केस में लॉ कुछ अलग बोल रहा है? तभी हमको समझ में आएगा कि लैंड बिल्डिंग के केस में प्रॉपरली कैपिटल गेन हमें किस तरह से कंप्यूट करना है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सेल कंसिडरेशन अगर नॉर्मल बात करें तो हम बात क्या करते हैं, कितने की हमारी एसेट बिकी और लेस एक्सपेंसेस उस एसेट बेचने में खर्चा लग गया। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो चीजों में बात करेंगे, एक नॉर्मल केस बात करेंगे, एक स्पेशल केस बात करेंगे। और नॉर्मल केस में भी एक चीज आ रही है फ्रेंड जिसका नाम आ रहा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का मतलब होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, वो लैंड बेच रहा है
50 लाख रुपीस की। अब ये आप एक सबको नॉलेज में है कि जब भी आप लैंड बेचते हो आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। अब पॉइंट आता है स्टैम्प ड्यूटी कितने पे करनी है, 50 लाख रुपए पे, हायर अमाउंट पे, विच अमाउंट पे। गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है, गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया हर एरिया में एक चीज वर्कआउट करती है विच इज कॉल्ड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। इसका मतलब आप अगर एक अमाउंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितने की आ रही है फ्रेंड्स, 70 लाख रुपए की आ रही है। इट मीन्स अगर आपने कोई एसेट 70 लाख रुपए से कम की बेची तो आपको स्टैम्प ड्यूटी तो 70 लाख पे बेचनी देनी है। यहाँ पे हम एसेट कितने की बेच रहे हैं, 50 लाख की, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितने की आ रही है, 70 लाख की। इसका मतलब बायर को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितने पे देनी है, 70 लाख पे। दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब इस कॉन्सेप्ट का हमारी कैपिटल गेन कंप्यूटेशन में क्या रोल आ रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स। Sale price of asset is more than stamp duty value, then sale price will be considered as a sale consideration। पहला केस लेते हैं कि मेरी जो सेल प्राइस आ रही है वो 80 लाख रुपीस की आ रही है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो प्रिस्क्राइब करी गई है वो 50 लाख करी गई है। तो इस सिनेरियो में 80 लाख विल बी माई सेल कंसिडरेशन। पहला केस ये हो गया। Stamp duty is up to 110% of sale price, then sale price will be sale consideration। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं आपको कि मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो मेरी सेल प्राइस आ रही है वो आ रही है से 80 लाख रुपीस, और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है फ्रेंड्स, 85 लाख रुपीस। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज अप टू 110% ऑफ, अगर हम इसका 110% निकालें इट कम्स टू हाउ मच, 80 लाख रुपीस, 88 लाख रुपीस। पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितने की आ रही है फ्रेंड्स, 85 लाख रुपीस। एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज विद इन द रेंज ऑफ 88 लाख। इस सिनेरियो में 80 लाख रुपए ही मेरी सेल कंसिडरेशन कहलाएगी। तीसरा केस लेते हैं फ्रेंड, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ द सेल प्राइस। ये एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए कि मेरी जो सेल प्राइस आ रही है वो 80 लाख रुपीस आ रही है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो आ रही है वो फ्रेंड्स 90 लाख रुपीस आ रही है। इसका 110% कितना होता है फ्रेंड्स, 88 लाख रुपीस। नाउ स्टैम्प ड्यूटी इज वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ द सेल वैल्यू। इस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज माई सेल कंसिडरेशन। तो सेल कंसिडरेशन में जब भी हम लैंड बिल्डिंग बेचेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाले प्रोविजन कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या चीज है। अब फ्रेंड इसमें एक चीज आती है कि हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी डेट की लेंगे। अब आपको लगेगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी डेट की लेंगे, ये क्या नया चीज आ गई है। ये मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 1/4/2022 को एक एग्रीमेंट हुआ बिटवीन ए एंड बी फॉर सेल ऑफ लैंड। इस दिन हमारे पास जो सेल प्राइस एग्री करी गई वो एग्री करी गई 80 लाख रुपीस की, और इस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी थी 80 लाख रुपीस। और उसमें यह था कि बी जो है इसको पीसीस में पैसा देगा और 1/4/2025 को जाके 3 साल का बी को पे करने का टाइम दिया, और 3 साल 1/4/25 को हम क्या करेंगे, सेल रजिस्टर करेंगे, इसकी रजिस्टर के पास जाके रजिस्ट्री कराएंगे। उस दिन जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो गई फ्रेंड्स वो हो गई 90 लाख रुपीस। अब पॉइंट आता है कि हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी लेंगे, 90 लाख रुपीस की जिस दिन सेल रजिस्ट्री हो रही है, जिस दिन एग्रीमेंट रजिस्टर हो रहा है, या 1/4/22 की जिस दिन एग्रीमेंट एंटर करा है। इसके बारे में लॉ क्या बोलता है मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। इसके बारे में लॉ ये बोलता है हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 80 लाख की ले लेंगे अगर बायर ने सेलर को पार्ट ऑफ द सेल कंसिडरेशन हैज बीन पेड थ्रू बैंकिंग चैनल ऑन और बिफोर 1/4/22। तब लॉ को लगेगा हाँ भी जेन्यूनली आप लोगों ने एग्रीमेंट इस दिन किया था। ये देखिए लॉजिकल बात है, जब भी आप किसी से लैंड बेचने का एग्रीमेंट करेंगे, बिल्डिंग बेचने का एग्रीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली सेलर विल टेक सम टोकन मनी। तो लॉ कहता है कि अगर बायर ने टोकन मनी एग्रीमेंट के वक्त या उससे पहले दे दिया थ्रू बैंकिंग चैनल, देन इन दैट केस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द डेट ऑफ एग्रीमेंट विल बी टेकन। एल्स हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी डेट की लेंगे, जिस दिन आप सेल रजिस्ट्री करा रहे। ये जो प्रोविजन बनाया गया जस्ट टू प्रिवेंट द टैक्स इवेजन। समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक्चुअली में क्या करा, एक्चुअली में जो लैंड का एग्रीमेंट करा और रजिस्ट्री करी वो 1/4/25 को करी, उस दिन 90 लाख की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी। बट आपने क्या करा, बैक डेट में एग्रीमेंट कर लिया 1/4/22 को कि हमने तो 1/4/22 को बेची है और हमने 80 लाख रुपए की सेल कंसिडरेशन दिखाई है, 10 लाख रुपए आपने ब्लैक में ले लिए, कैश में ले लिए।
तो अगर आप लोगों ने लॉ मानता है कि हम आपकी बात मान लेते कि 1/4/22 को आपने बैकडेट में एग्रीमेंट करा होगा, बट ये तो बताओ कि भाई बायर ने सेलर को कुछ सेल कंसिडरेशन दिया नहीं दिया, हमने बोला कैश में दिए। लॉ कहता है हम कैश नहीं मानते, बिकॉज अगर आप जेन्युइनली आपने ट्रांजेक्शन करी है तो आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू लेना था। तो यही मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे पार्ट में समझाया है। इफ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बाय बैंकिंग चैनल और ऑन बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट, देन एसडीवी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट विल बी कंसिडर्ड। If no consideration is received at the time of agreement or consideration is received by non-banking channel, then SDV on the date of registration will be considered. अब banking channel क्या बोले? Account pay check, account pay bank draft by use of electronic clearing system through bank account or such other electronic mode as may be prescribed. Means अगर सिंपल सी बात करूं, लॉ प्रिवेंट क्या कर रहा है? कैश। लॉ प्रिवेंट कर रहा है क्रॉस चेक और क्रॉस ड्राफ्ट। इन दोनों चीजों को लॉ कह रहा है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आपने कंसिडरेशन पे करी है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, तो हम आपकी एसडीवी एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट विल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट केस लेते हैं फ्रेंड्स। स्पेशल केस, ओनर कन्वर्ट लैंड और बिल्डिंग और बोथ फ्रॉम कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड। उसने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। एग्जांपल लेता हूँ, क्या चीज है? फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन है, उसके पास 2 शॉप्स है। वो अभी उसके लिए क्या चीज है? कैपिटल एसेट है। अब उसको लगा कि मैं जो व्यापार कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल रिटेल ट्रेड का व्यापार कर रहा था, रिटेल गारमेंट का ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा था। अब उसको लगा नहीं यार, इस बिजनेस में फायदा नहीं है, लेट्स बिकम अ बिल्डर। तो उसने शॉप को एज अ कैपिटल अपनी बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा स्टॉक इन ट्रेड। तो उसने क्या करा कि उसने अपनी शॉप को, जो तक उसकी कैपिटल एसेट थी, वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। इस केस में लॉ क्या है? FMV on the asset on the date of conversion will be considered as a deemed sale consideration। तो A ने ये जो कैपिटल एसेट यहाँ पे बेची है, तो ए ने, मैं गलत बोल गया, बेची है। ए ने जो यहाँ पे कैपिटल एसेट कन्वर्ट करी है, उस केस में जो उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? आपकी डीम सेल कंसिडरेशन। देखिए हम यहाँ पे सेल कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। पहला नॉर्मल केस कवर हमको समझ में आ गया। दूसरा केस हम क्या ले रहे हैं? अ पर्सन हैज कन्वर्टेड द कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड। उसने सिर्फ एक बुक की एंट्री पास करी है। उसने बुक की एंट्री क्या पास करी है? अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो उसने एक एंट्री पास कर दी है, स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एसेट। सिंपल ये एंट्री पास करी है, कोई पैसे का आना जाना नहीं हुआ है। बट लॉ इस ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर मान रहा है। तो लॉ कह रहा है जिस दिन आपने इस एसेट को, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया है, उस दिन की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो हम कैपिटल एसेट की सेल कंसिडरेशन मानेंगे। और वो कैपिटल गेन कब टैक्सेबल होगा? जब आप स्टॉक को बेचेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम दोबारा से ऊपर लेके चलता हूँ। हमें होल्डिंग पीरियड समझ में आया, लैंड बिल्डिंग का कंप्यूटेशन मैकेनिज्म समझ में आया। हमने देखा व्हाट द स्पेशल प्रोविजन विद रेफरेंस टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड व्हाट द स्पेशल प्रोविजन विद रेफरेंस टू द सेल कंसिडरेशन। फ्रेंड्स अब हम आ रहे हैं किस चीज के ऊपर? टैक्सेशन के ऊपर। क्या लैंड बिल्डिंग के केस में टैक्सेशन में नॉर्मल सिनेरियो है या कुछ टिपिकलिटी है? हम समझते हैं विद रेफरेंस टू द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म। अगर इमोल प्रॉपर्टी पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, इसमें 24 महीने से पहले बेच रहा हूँ, तो वॉट एवर इज अ स्लैब सिस्टम जो अभी आप पे एप्लीकेबल है वो लग जाएगा। ओल्ड डिजाइन में ओल्ड डिजाइन के टैक्स रिजीम और न्यू रिजीम में न्यू रिजीम के टैक्स स्लैब जो लग जाएंगे। अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो उसके अंदर 2 स्पेशल प्रोविजन है, जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि कैपिटल गेन के अंदर टेक्निकलिटीज क्यों है? बिकॉज यहाँ एसेट स्पेसिफिक अलग अलग प्रोविजन है। तो अगर लैंड बिल्डिंग हम बेच रहे हैं और उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, उसके ऊपर एक डिफरेंट प्रोविजन है, हमें वो समझना है। शॉर्ट टर्म पे तो स्लैब सिस्टम लगता है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म में स्पेशल प्रोविजन अराइज हो रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है? कि आपने एसेट एक्वायर कब करी थी। अगर आपने एसेट 23/7/24 के पहले एक्वायर करी है तो देयर इज अ डिफरेंट प्रोविजन, और अगर 23/7/24 के बाद एक्वायर करी है, मैं एक्वायर करने की बात कर रहा हूँ बॉस, कि आपने 23/7/24 के पहले एक्वायर करी है और आपने बेचा है प्रीवियस ईयर 25/26 में, तो हमारे पास ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। और अगर आपने 23/7/24 से आपने 1 अगस्त 24 को परचेज करी, अब 25/26 में तो ये आपके क्या वो नहीं होंगे, 12-24 महीने पूरे नहीं होंगे। इसलिए मैं
एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपने इसको बेचा 1/8 से 27 को बेचा, उस केस में ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल आप पे लगेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अब तो उसके बाद हमारे पास क्या चल रहा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, 1 अप्रैल 26 से एक्ट चेंज हो गया, इनकम टैक्स एक्ट 2025, बट मोर और लेस प्रोविजन सेम है फ्रेंड्स, ज्यादा चेंज नहीं है। तो हम अभी समझने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कैसे निकालेंगे जब हमने उसको एक्वायर करा 23/7/24 से पहले। हम क्या निकालेंगे उस केस में, दो स्टेप रहेंगे। सबसे पहले हमें निकालेंगे टैक्सेबल इनकम कंप्यूटेशन। वो कैसे निकालेंगे, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और सेल कंसिडरेशन के आप माइनस कर सकते हैं एक्सपेंस, तो मैंने सिंपल लिखा है। तो यहाँ पे मेरा जो बताने का पर्पस था वो ये था कि जब हम 23 साल ये वाला केस लेंगे तो कंप्यूटेशन अलग है और टैक्स में थोड़ी सी वैरायटी अलग आएगी। तो कंप्यूटेशन कैसे निकालेंगे, सेल कंसिडरेशन माइनस सिंपल एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द सेल्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब सारे का सारा खेल फ्रेंड किस में आ रहा है, टैक्स निकालने में। आइए टैक्स कैसे निकालेंगे, हम टैक्स दो स्टेप में निकालेंगे। 12.5% ऑफ टैक्सेबल इनकम, जो हमने ये टैक्सेबल इनकम निकाली है उस पर एक रेट निकालेंगे 12.5%, और हम क्या निकालेंगे 20% ऑफ सेल कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कि जो पहले इंडेक्सेशन लगता था वो चीज अलग टेकअप करूंगा। तो जो पहले इंडेक्सेशन लगता था हम एक अलग से वर्किंग करेंगे कि अगर इंडेक्सेशन के साथ हम कैप गेन निकालते तो कितना आता है, उस पर हम 20% अप्लाई करेंगे। इन दोनों में से जो भी मेरा ज्यादा होगा दैट विल बी applicable long-term capital gain tax on the sale of the land building which is acquired before 23/7/24 and sold after 23/7/24। तो ये हमको स्पेशल ध्यान रखना है लैंड बिल्डिंग के केस में। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि लैंड बिल्डिंग 23/7/24 से पहले एक्वायर करी है, बेच उसके बाद रहे, लॉन्ग टर्म है। तो हम जो कैपिटल गेन निकालेंगे वो सिंपल निकालेंगे, सेल्स माइनस एक्सपेंस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। और टैक्सेशन निकालते हुए हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, 12.5% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 20% ऑफ सेल कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इन दोनों में से जो भी मेरा क्या होगा लोअर होगा दैट विल बी एप्लीकेबल टैक्स ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर हम लोगों ने ऐसे 23/7/24 के बाद एक्वायर करिया और उसको बेची है तो मेरा सिंपल से जो हमने ऊपर पढ़ा था कंप्यूटेशन मैकेनिज्म वो, एंड द टैक्स विल बी सिंपल 12.5% ऑफ टैक्सेबल इनकम। यहाँ वो 20% वाला क्लॉज नहीं है। तो दिस इज अ स्पेशल प्रोविजन विथ रेफरेंस टू द टैक्सेशन ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। अब मैंने यहाँ पे नोट लिखा है, मैं वो आपको समझाता हूँ एक चीज क्या है। आइए, इफ assessee has no other income then computing tax, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं अगेन फ्रेंड्स, किसकी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करेंगे। शॉर्ट टर्म में स्लैब लगता है। इफ assessee has no other income then computing tax 20 और 12.5%, जो भी ऊपर ये वाला केस आ रहा है फ्रेंड्स, इनकम शेल बी रिड्यूस बाय, एक वर्ड लिख रहा हूं MANCT, दैट स्टैंड फॉर द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ये 2.5 लाख 3 लाख एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, उससे आपको समझ में आएगा। एक बंदे ने एसेट एक्वायर करी से 1/4/2020 को, कॉस्ट थी उसकी से 10 लाख रुपए, उसने वो एसेट बेच दी 1/4/25 को फ्रेंड्स से 17 लाख रुपए की। अभी मैं इंडेक्सेशन नहीं समझा रहा, मैं आपको ये वाला पॉइंट समझा रहा हूँ। अब उसके पास कैप गेन कितना है फ्रेंड्स, 7 लाख रुपए। मान लेते हैं उसकी कोई इनकम नहीं है 25-26 में, तो उसके ऊपर 7 लाख पे अगर 12.5% निकाल रहे हैं, मैं 20% छोड़ रहा हूँ, तो हम कैसे निकालेंगे 7 लाख। न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख रुपए तक मेरा एग्जेम्प्ट है, तो 4 लाख रुपए तक जो न्यू टैक्स रिजीम है 4 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, तो उस केस में 3 लाख रुपए पे मैं कितना निकालूंगा, 12.5%। सिंपल हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो बेसिक स्लैब का बेनिफिट है वो हमें यहाँ पे असेसी को देना ही देना है अगर मेरे पास कैपिटल गेन अराइज हो रहा है इस केस में। तो हम यहाँ पे वही कहना चाह रहे हैं। अब इस एग्जांपल को मैं आपको दूसरी वे में समझाता हूँ। उसको 7 लाख का कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, मान लीजिए उसकी इंटरेस्ट इनकम जो आ रही है वो 1 लाख रुपए आ रही है। अब 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, तो
तो 1 लाख रुपए मैंने MANCT यहाँ पे एग्जॉस्ट कर लिए। अनयूज्ड MANCT कितना बचा? 3 लाख रुपए। इस सिनेरियो में जो उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा वो 7 लाख में से 3 लाख माइनस कर दूंगा, 4 लाख रुपए पे हम 12.5% निकालेंगे। तो एक दोबारा से वर्ड यूज कर रहा हूँ, MANCT का बेनिफिट देना है और सिंपल सी बात, अनयूज MANCT का बेनिफिट देना है। बेनिफिट कैसे देना है? जितना भी अनयूज MANCT है वो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से लेस कर देंगे, उसके बाद वो आप रेट अप्लाई करेंगे। तो वो आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे इस वाले में टेक्निकलिटी अराइज हो रही है, वो मैं फटाफट आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इंडिविजुअल 40 साल का है, ऑप्टेड फॉर से ऑप्शनल टैक्स रिजीम, दैट्स ओल्ड टैक्स रिजीम। सेल कंसिडरेशन कितनी आ रही है? 1 करोड़। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 20 लाख। इंडेक्स कॉस्ट हमने निकाल के कितनी दे दी? 60 लाख। अब हमें वो निकालना है, क्या निकालना है? क्वेश्चन कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स निकालिए। अभी हम मान के चल रहे हैं कि एसेट हमने जो एक्वायर करी है वो करी है बिफोर 23/7/24, ये हम मान के चल रहे हैं अभी, क्योंकि उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने एग्जांपल बनाया है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेंगे? सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आ गया फ्रेंड? 80 लाख रुपए मेरे पास आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब हमें टैक्स कैसे निकालना है फ्रेंड्स? 12.5% ऑफ 80 लाख। तो 12.5% ऑफ 80 लाख निकालना है। बट यहाँ पे हम क्या माइनस कर रहे हैं? MANCT। मैंने बोला वो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में जा रहा है। ऑप्शनल टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता, तो मैंने 80 में से 2.5 लाख माइनस करा। उसके बाद उस पर 12.5 लगा दिया, वो 968,750 आ गया। उसके बाद हम कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? हम निकालेंगे एक 20%। 20% में मुझे कैसे निकालना है? सेल कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट। इंडेक्स कॉस्ट कितनी आ रही है? 60 लाख रुपए। तो 40 लाख रुपए मेरी क्या आ गई फ्रेंड्स? ये मेरे पास आ गया एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर हम इंडेक्सेशन के बेसिस पे जा रहे हैं। उसमें से भी मैंने MANCT का बेनिफिट माइनस कर दिया, उसके ऊपर मैंने 20% टैक्स लगा दिया। वो कितना आ गया? 7.5। एक बार चेक कर लेते, चेक करने के लिए टाइप एरर तो नहीं हो गया। 40 लाख रुपए माइनस 2.5 लाख रुपए इंटू 20%, 7.5 लाख रुपए मेरे पास आ गया। अब इन दोनों में से फ्रेंड ज्यादा कौन सा है? 968। ये मेरा एप्लीकेबल टैक्स होगा। बट यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है? हम लोगों ने ऊपर ये सीखा है फ्रेंड्स कि टैक्सेबल इनकम कंप्यूटेशन जो हम निकाल रहे हैं वो हम कैसे निकाल रहे हैं फ्रेंड्स? सेल्स माइनस एक्सपेंस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। और यहाँ पे भी जो हमने टैक्सेबल इनकम निकाली है वो कैसे निकाली है फ्रेंड्स? 100 लाख में 1 करोड़ रुपए माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख, 80 लाख रुपए मेरी क्या आ रही है? टोटल इनकम। अब क्योंकि मेरी टोटल इनकम 50 लाख से क्रॉस कर गई है, तो इसका मतलब मुझे 768 के ऊपर 10% सरचार्ज भी लगेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, देर विल बी सरचार्ज ऑन 750 नहीं आएगा, सॉरी मेरी मिस्टेक, मैं गलत बोल गया था बार बार। टैक्स में कितना बोल गया था? 768 750 बोल गया था, माई मिस्टेक फ्रेंड्स। टैक्स लोअर लगेगा, कितना लगेगा? 7.5 लाख रुपए का। तो टैक्स कितना लग गया? 7.5। अब क्योंकि इनकम आपकी ज्यादा हो गई है 50 लाख से ऊपर, तो आपके ऊपर 75,000 रुपए का सरचार्ज लगेगा। तो आपके टोटल टैक्स कितना आएगा? 825। यही हमारे पास कैपिटल गेन में एक टेक्निकलिटी आ रही है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स निकालने में। तो आपको टोटल इनकम जो निकालनी है वो निकालनी है बिफोर इंडेक्सेशन, बट टैक्स निकालते हुए आपको कंपेयर करना है और फिर दोनों में से जो लोअर होगा वो देंगे। मैं पहले ज्यादा बोल गया था, माई मिस्टेक, वो नहीं लेंगे। बट अगर टोटल इनकम सरचार्ज के स्लैब वाले में फॉल कर रही है तो जो भी आपके पास टैक्स आएगा उसके ऊपर आपको सरचार्ज भी ऐड करना है। होप ये क्वेश्चन आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नाउ व्हाट आर द अदर एस्पेक्ट्स ऑन टैक्सेबिलिटी? हमने ये पढ़ लिया कि हम MANCT का बेनिफिट देंगे, बट वो बेनिफिट हम किसे देंगे? सिर्फ रेजिडेंट को। अगर नॉन रेजिडेंट है उसको MANCT का बेनिफिट नहीं मिलेगा। चैप्टर 6A हम नहीं देंगे। अगर बंदा ओल्ड रिजीम में जा रहा है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे देंगे। तो दीज आर माई स्पेशल पॉइंट विद रेफरेंस टू द कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन लैंड और बिल्डिंग। मैंने इसी तरह सिमिलरली कैपिटल गेन पे अलग अलग टॉपिक पे वर्किंग करी है, जहाँ पे शेयर्स डिबेंचर्स सबके अलग करी है। दैट आई विल कम इन अ सब्सिक्वेंट वीडियो। होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच गुड कॉन्सेप्ट। थैंक यू।